हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा वीडियो है जो कि सीडीपी से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोलॉजी से रिलेटेड है। एरिक्सन्स की स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी साइको सोशल थ्योरी हम इसको बोलते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एरिक्सन जो एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनकी ये थ्योरी है और इन्होंने बताया है कि हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, हमारा व्यक्तित्व का जो डेवलपमेंट होता है, वो किस तरह स्टेजेस में होता है और कैसे कैसे हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में क्या करते हैं, जाते हैं और हमारा डेवलपमेंट किस तरह से होता है। देखिए, इनके थ्योरी का क्या नाम है? साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट का मतलब ही क्या हो गया? सोशल का मतलब ही क्या हो गया कि इनकी थ्योरी में सोसाइटी का बहुत ज्यादा रोल रहेगा, है ना। कैसे हम सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करके हमारा पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। इनकी थ्योरी क्या थी? प्रभावित थी थोड़ी बहुत किससे? सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से, लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी में बहुत अच्छे अच्छे तर्क दिए हैं ना, जिससे क्या हो रहा है कि इनकी थ्योरी को बहुत ज्यादा मान्यता मिली और बहुत ज्यादा सराहना मिली और इनकी थ्योरी को पढ़ा जाता है। यानी इनकी थ्योरी को हम दो तीन नामों से जानते हैं। तो एक तो है साइको सोशल थ्योरी, एक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेजेस डेवलपमेंट थ्योरी हम मान सकते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत सारे स्टेजेस को इंक्लूड किया। लगभग कितने स्टेज है इनकी थ्योरी में? 8 स्टेज है ना। तो इनकी थ्योरी को हम साइको सोशल थ्योरी भी बोलते हैं, है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ स्पैन थ्योरी। इनकी थ्योरी को हम लाइफ स्पैन थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि जीवन विस्तार सिद्धांत पर आधारित है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत भी इनकी थ्योरी को बोलते हैं। और इन्होंने जितने ज्यादा स्टेज अपनी थ्योरी में इंक्लूड किया है ना, जितने ज्यादा चरण इन्होंने इंक्लूड किया, उतना किसी ने नहीं किया, है ना। इन्होंने क्या बताया कि हमें क्या मिलता है समाज में? पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलता है, नेगेटिव मिलता है। हमारे पॉजिटिव में कुछ नेगेटिव साइड होते हैं, कुछ पॉजिटिव साइड होते हैं। पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है, नेगेटिव एक्सपीरियंस होता है, और उसी के बेसिस पे हमारा क्या होता है? पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है, हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है ना। या किसी भी पर्सन का, किसी भी बच्चे का पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में उसका समाज, है ना, जिसके साथ वो इंटरैक्ट कर रहा है, उसके आसपास के लोग, उसके माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। ईच स्टेज है सम क्राइसिस। उन्होंने बताया कि हर स्टेज में कुछ क्राइसिस है, इसीलिए तो हम इनकी थ्योरी को लाइफ क्राइसिस भी बोलते हैं और आइडेंटिकल क्राइसिस भी बोलते हैं इनकी थ्योरी को, यानी पहचान का संकट, है ना। हर स्टेज में एक पॉजिटिव साइड आपको मिलेगा और एक नेगेटिव साइड मिलेगा। तो चलिए फिर इनकी थ्योरी के जो 8 स्टेज है उसको हम पढ़ते हैं और एक एक करके। और सारे स्टेज में कुछ अलग होता है, किसी भी पर्सन, किसी भी चाइल्ड के साथ उसके अकॉर्डिंग उसका पर्सनालिटी क्या होता है? डेवलप होता है। तो फिर पहले देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 8 स्टेज है जो इन्होंने हमें बताया। ठीक है, देखिए, Erik Erikson was an ego psychologist who developed one of the most popular and influencer theory of development. While his theory was impacted by psychoanalyst Sigmund Freud work, Erikson theory center on a psychosocial development rather than psychosexual development. इनकी थ्योरी क्या थी? एक ये साइकोलॉजिस्ट थे और किससे इम्पैक्ट था? इनकी थ्योरी किससे इम्पैक्ट हुई थी, किसके से प्रभावित थी? सिगमंड फ्राइड की थ्योरी जो आई थी, साइको एनालिटिक थ्योरी, है ना, उससे प्रभावित थी। लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरी को केंद्र कहाँ रखा? सोसाइटी रखा, सोशल एनवायरनमेंट रखा, ना कि उन्होंने, सिगमंड फ्राइड ने क्या रखा था? साइकोसेक्सुअल थ्योरी। यानी उन्होंने क्या किया? मनोलैंगिक विकास की जो थ्योरी दी थी उन्होंने, सिगमंड फ्राइड थी, उसमें सेक्सुअलिटी पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, है ना। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इन्होंने क्या बताया कि नहीं, हमारा जो समाज है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, एरिक्सन बिलीव द पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन ए सीरीज ऑफ स्टेजेस। इनका मानना था कि जो हमारा पर्सनालिटी डेवलप होता है वो सीरीज ऑफ स्टेजेस में होता है। हर स्टेज की एक अलग क्वालिटी होती है। अनलाइक फ्रॉइड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल स्टेज, हाउएवर एरिक्सन दे थ्योरी डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ सोशल एक्सपीरियंस अक्रॉस द होल लाइफ स्पैन। यानी हर पूरे लाइफ में, हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक क्या होता है, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ सोशल एक्सपीरियंस हमें मिलते रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी पर्सनालिटी क्या होती है? डेवलप होती है ना। एरिक्सन वाज इंटरेस्टेड इन हाउ सोशल
इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप प्ले ए रोल इन ए डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। उनका इंटरेस्ट क्या था कि वो बताना चाहते थे कि किस तरह हमारा सोशल इंटरेक्शन और हमारे रिलेशनशिप से हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, हमारा ग्रोथ होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो चलिए फिर उनकी 8 स्टेजेस को हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी थी। पहला स्टेज क्या था? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना। ये जन्म से लेके 1.5 साल की अवस्था वाले बच्चों का होता है। ठीक है। दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, यानी 1.5 साल से लेके 3 साल के बच्चे की ये अवस्था है। तीसरा है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी प्री स्कूल वाले बच्चे, जो बच्चे प्री स्कूल में नर्सरी वगैरह वाले बच्चे जो होते हैं ना, उनका स्टेज है 3 से लेके 6 साल की अवस्था ये मानी जाती है। उसके बाद है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी, मिडिल स्कूल वाले बच्चे हैं, है ना, फ्रॉम 6 to 11, यानी 6 से लेके 11 साल के बच्चे हैं। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन, है ना, आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन या रोल कंफ्यूजन भी यहाँ पर आता है। तो ये टीन एज वाले बच्चे हैं जिनकी एज क्या होती है? 12 से लेके 18 साल वाले बच्चे होते हैं। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है ना, इससे भी क्वेश्चन आता है कि अगर पूछ देते हैं कि आपको बताना है कि इरिक्सन की 4-5 स्टेजेस दे दी रहेंगी, ऑप्शन में बताएगा कि आपको बताना है कि मिडिल स्कूल वाले ईयर वाले कौन सा स्टेज है, तो आपको इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी आपको बताना पड़ेगा। वो बताएंगे कि बताइए प्री स्कूल वाला कौन सा एज है, प्री स्कूल वाला जो स्टेज है उसका उन्होंने क्या नाम दिया है? तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट नाम दिया है। इसी तरह इसीलिए मैंने ब्रैकेट में दिया है कि किस एज वाले बच्चे किस स्टेज में आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन या रोल कंफ्यूजन भी हम इसको बोलते हैं। छठा स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी यंग एडल्ट ईयर, यंग एडल्ट जो होते हैं ना 18 से लेके 40 साल वाले, वो इसमें आते हैं, है ना, व्यक्ति। 7वां स्टेज है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यानी मिडिल एज वाले 40 से लेके 65 साल वाले जो भी व्यक्ति आते हैं वो इस स्टेज के अंदर आते हैं। यानी इन्होंने क्या किया, जन्म से लेके मृत्यु तक कैसी कैसी घटनाएं हमारे साथ होती है, कौन से इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंस हम पे इफेक्ट करते हैं, उन सब चीजों के बारे में इन्होंने बताया। और सबसे लास्ट स्टेज जिसको स्टेज नंबर 8 हम बोलते हैं इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, जो कि ओल्डर एडल्टहुड फ्रॉम 65 से लेके डेथ तक ये चलता है। तो एक एक करके सारे स्टेज की हम क्वालिटी को समझेंगे, सबके सारे कैसे सारे स्टेज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, किस तरह हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करेंगे। सबसे पहला स्टेज है, ध्यान से समझिएगा एक एक स्टेज को, ठीक है। पहला स्टेज है जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, है ना, यानी विश्वास बनाम अविश्वास। ट्रस्ट का मतलब क्या है? आपको या तो इस स्टेज में किसी के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न होगी, नहीं तो मिसट्रस्ट हो जाएगा। ये सब कैसे होगा? आपके साथ जो घटनाएं घटेंगी उसके बेस्ड पर होगा। देखिए अब हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इक्वली हेल्पफुल रहेगा, जो कि बीएड से रिलेटेड है, एमएड से रिलेटेड है, या किसी भी टीचिंग एग्जाम को देने जा रहे हैं, आपके लिए वीडियो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में भी कभी कभार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, इससे आपको अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर हम पहले स्टेज को समझते हैं। मोस्ट फंडामेंटल स्टेज इन दिस लाइफ, यानी स्टार्टिंग का स्टेज है, सबसे पहला स्टेज इसको माना जाता है इन्फेंट, यानी जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर 1.5 साल तक वाला ये स्टेज होता है। इन्फेंट इज अटरली डिपेंडेंट डेवलपिंग ट्रस्ट इन बेस्ड ऑन डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ चाइल्ड केयर गिवर्स, यानी यहाँ पर पूरी तरीके से बच्चे किस पे डिपेंडेंट रहते हैं? अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहते हैं, ना। जिस तरह का उनको क्या मिलेगा, केयर मिलेगा, उस तरह की उनकी पर्सनालिटी क्या होगी, डेवलप होगी, है ना। तो इसीलिए बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार, किसी के गोद में क्या होता है, बच्चे चले जाते हैं और किसी के गोद में जाने से डरते हैं। तो देखोगे कि अक्सर माँ बाप के गोद में बच्चे बहुत अच्छा सुकून फील करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो ऐसे अननोन फेस होते हैं उनके पास बच्चे जाने से घबराते हैं। कौन से बच्चे? जो कि बच्चे जन्म से लेके 1.5 साल वाले उम्र के होते हैं। तो क्या होता है, वो माँ बाप के साथ रह के, उनके साथ इंटरेक्ट करके वो पहचानना सीख चुके हैं और उनका क्या डेवलप हो चुका है, माँ बाप के साथ ट्रस्ट डेवलप हो चुका है। लेकिन जिनको वो नहीं जानते हैं तो उनके पास जाने से घबराएंगे या जाएंगे नहीं, या उनके पास जाने के बाद रोना स्टार्ट कर देंगे अपनी माँ की गोद में आने। तो वो क्या होता है, मिसट्रस्ट, यानी अविश्वास की भावना उनमें उत्पन्न हो जाती है ना। अब इसको हम क्या बोलते हैं, सहसा अवस्था की ये
क्या है, स्टेज है। बच्चों को अपने माता पिता को देखकर उचित स्नेह और प्रेम मिलता है जो उनमें विश्वास यानी ट्रस्ट की भावना विकसित करता है, तथा जब माता पिता बच्चों को रोते बिलखते व चिल्लाते छोड़ देते हैं तो उनमें अविश्वास मिसट्रस्ट की भावना जगती है। अब देखो आजकल क्या है कि कुछ माँ बाप तो बहुत अच्छे से प्रेम की भावना या प्रेम से अपने बच्चों को रखते हैं, और कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि बच्चे रो रहे हैं तो रोने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं, हम अपने काम में बिजी है। या क्या बहुत सारे ऐसे हैं वर्किंग जो पेरेंट्स हैं वो अपने खुद बच्चों को संभालते नहीं है, उनके बदले वो नैनी का भी जो चलन है या मेड को रखते हैं, जो मेड से बच्चे का ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है और बच्चे अपने माँ बाप के प्रति मिसट्रस्ट की भावना को उत्पन्न करते हैं, मिसट्रस्ट फील करते हैं और उस मेड के साथ ज्यादा ट्रस्ट फील करते हैं। तो इस तरह से इसीलिए हम लोग को बच्चे को बचपन से ही बहुत ही ज्यादा प्यार से और बहुत ही ज्यादा केयर से रखना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं कौन सा स्टेज है। नेक्स्ट स्टेज है ऑटोनोमी वर्सेस सेम एंड डाउट, है ना, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता, है ना। देखिए ऑटोनोमी का मतलब क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, अपना काम खुद करने की कोशिश करते हैं, है ना। बच्चे क्या करते हैं, ऑटोनोमी मतलब कोशिश करते हैं कि वो खुद से कुछ करें। अगर बच्चों को ये सब करने दिया गया तो बच्चों में ऑटोनोमी डेवलप होगी। बहुत सारे बच्चे देखोगे कि अपना स्लीपर खुद से पहनने के, भले ही वो उल्टा पहन ले लेकिन अपना स्लीपर खुद से पहनना स्टार्ट करेंगे, है ना, अपना शर्ट खुद से पहनेंगे, ये सब जिद वो करते हैं, है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड का ये स्टेज है, दे आर स्टार्टिंग टू परफॉर्म बेसिक एक्शन ऑन देयर ओन एंड मेकिंग सिंपल डिसीजन। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं बेसिक डिसीजन लेना, है ना, छोटे छोटे डिसीजन लेना कि नहीं मम्मा मुझे अपना स्लीपर खुद पहनना है, मुझे अपना शर्ट खुद पहनना है ना। इस तरह की इनिशिएटिव वो क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं एंड मेक छोटे छोटे सिंपल डिसीजन लेना। Children who struggle and who are shamed for their incident may be left without a sense of personal control। और बहुत सारे बच्चे को ये करते हैं और माँ बाप अगर नहीं करने देते हैं ना तो उन्हीं बच्चों में सेम एंड डाउट की भावना उत्पन्न होती है। यानी बच्चे कुछ भी करे ना, कुछ भी इनिशिएटिव करे, कुछ भी ऑटोनॉमी अपने से कुछ करना चाहे तो माँ बाप को करने देना चाहिए, वहां कोई भी किसी भी प्रकार का रोक नहीं देना चाहिए। अगर आप रोकोगे तो बच्चे क्या होंगे, बच्चों में सेम एंड डाउट की भावना आ जाएगी, वो लज्जाशीलता से भरपूर हो जाएंगे। सक्सेस ड्यूरिंग दिस स्टेज साइको सोशल डेवलपमेंट लीड टू फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी। अगर जिन बच्चों के माँ बाप इस तरह की भावना रखते हैं कि ठीक है इसको खुद करने का मन है, करने तो ये खुद ही करके सीखेगा, तो वो बच्चे क्या होते हैं, उनमें ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है, वो स्वतंत्रता फील करते हैं ना। अगर जो बच्चे इन सब चीजों में फेल हो गए वो शेम एंड डाउट वाले सिचुएशन में चले जाते हैं। जैसे क्या है, प्राथमिक बाल्य अवस्था है, 2 से लेकर 3 साल के बच्चों की ये अवस्था है, ठीक है ना। तो इस अवस्था में बालक क्या करता है, अपने आप को भोजन कराना, कपड़े पहनना इत्यादि पर दूसरों पर निर्भर रहना नहीं चाहता। इसमें क्या करता है, बच्चा कहता है मुझे अपना खाना खुद खाना है, अपना कपड़ा खुद पहनना, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहते हैं। दूसरी तरफ बहुत सख्त माँ बाप बच्चों को साधारण कार्य करने पर भी डांटते हैं और तथा उनकी क्षमता पर शक करते हैं। क्या होता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझे अपने से खाना खुद खाना है, तो माँ बाप क्या कहते हैं, हाँ बेटा खा लो। और कुछ माँ बाप कहते हैं अरे तुम कैसे खाओगे, सब पूरे शरीर पर गिरा लोगे, कपड़े गंदा कर लोगे। तो जो पेरेंट्स छूट देते थे कि हाँ तुम कोशिश कर लो, अगर खा सकते हो तो खाओ, तो वो ऑटोनॉमी डेवलप कर जाते हैं, यानी स्वतंत्रता वाली भावना उनमें आ जाती है। और जिन बच्चों के माँ बाप थोड़े सख्त होते हैं ना, सख्त होते यानी थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन्हें क्या होता है, उन्हें वो डांटते हैं कि नहीं आपको नहीं करना है, हम खिला देंगे या कुछ भी। तो वो बच्चे क्या उनके इसके कारण क्या होता है, इसके कारण बच्चों में अपने अंदर लज्जा अनुभव करते हैं, यानी लज्जा की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी पहल शक्ति बनाम दोषिता इनिशिएटिव। अब देखिए उनका क्या कहना था कि हर स्टेज एक दूसरे से कनेक्टेड है। जिन बच्चों में ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता डेवलप हो गई है वो उनमें इनिशिएटिव डेवलप होने की जो चांसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, और जिन बच्चों में शेम एंड डाउट डेवलप हो गया है वो उन बच्चों में
गिल्ट की भावना है ना, दोषिता की भावना उत्पन्न होना लाजमी है, हो सकती है। इसीलिए शुरू से आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना है, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करना है, बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दे, क्योंकि वो करके ही सीखते हैं ना। हैंड ऑन एक्सपीरियंस पे हमको फोकस करना रहता है, ठीक है। डायरेक्टिंग प्ले एंड अदर सोशल इंटरैक्शन, है ना। द थर्ड स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्री स्कूल। ये प्री स्कूल वाले बच्चे 3 से 6 साल की उम्र होती है इनकी, है ना। चिल्ड्रन हु आर सक्सेसफुल एट दिस स्टेज फील कैपेबल एंड एबल टू लीड अदर। अब इस स्टेज में क्या होता है, जिन बच्चों में ऑटोनॉमी डेवलप होती है तो वो धीरे धीरे इनिशिएटिव डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, यानी पहल शक्ति करते हैं। आगे आगे किसी भी काम में, अगर मैम डांस करा रही हैं तो सबसे मैम मैं आगे रहूंगा, मैं सबसे फ्रंट में खड़ा रहूंगा, मैं सबको सिखाऊंगा, इस तरह की भावना, यानी लीडरशिप क्वालिटी धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों में। क्योंकि बच्चे के माँ बाप ने उस तरह का एनवायरनमेंट उसको घर में दिया, उसको खाना खुद से खाने दिया, तो वो स्कूल में भी हर चीज खुद से करने की कोशिश करेंगे, वो आगे आगे हर चीज में रहेंगे। आप सुने होंगे कि आप स्कूल में जाते हो, किसी बच्चे को टीचर, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पीटीएम होती है, तो टीचर किसी बच्चे को तो कहती है कि नहीं नहीं बहुत एक्टिव चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड है ये हर चीज आगे करता है, हर चीज में आगे रहता है। तो क्यों करता है, क्योंकि उसकी इससे पहले वाले स्टेज में ऑटोनॉमी डेवलप हो चुकी है, इसके कारण वो इनिशिएटिव डेवलप करने में लगा है। लेकिन जो बच्चे की टीचर कहती है कि नहीं नहीं ये बहुत शांत रहता है, बहुत पीछे रहता है, कुछ नहीं बोलता है, इस तरह की अगर टीचर बोलती है तो इसका मतलब है कि उसको वहां घर में शेम एंड डाउट वाले सिचुएशन में रखा गया है, जिसके कारण वो गिल्ट भी फील करता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, दोज हु फेल टू एक्वायर दिस स्किल आर लेफ्ट विथ ए सेंस ऑफ गिल्ट, सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव। जिसको ऑटोनॉमी डेवलप हुई नहीं है और वो क्या कर रहा है, अब उसको तो आदत नहीं है कि किसी भी चीज में आगे रहना, वो तो बेचारी को उसकी जो भावनाएं थी कुछ खुद से करने की, उसको तो क्या किया गया है, दबा दिया गया है। तो वो यहाँ पे फील करेगा, सेल्फ डाउट करेगा, वो जल्दी किसी काम को करने के लिए आगे नहीं आएगा। यह बच्चों का प्राक स्कूल वर्ष यानी प्री स्कूल होता है तथा ये अवधि बालक की पूर्व आरंभिक बाल्य अवस्था की होती है। माता पिता बच्चों को जिंदगी में सभी क्षेत्र में नए नए खोज करने की प्रेरणा देते हैं, तो इसे पहल की संज्ञा देते हैं, और जब माता पिता पहल करने पर उनकी आलोचना दंड देते हैं तो बच्चों को दोष भावना उत्पन्न हो जाती है। तो समझ में आया कैसे कैसे एक नेगेटिव साइड है ना डेवलपमेंट का, और एक पॉजिटिव साइड है। जैसा आप बच्चे को बिहेवियर दोगे, बिहेवियर करोगे, जैसा बच्चों के साथ आप बिहेवियर करोगे, जैसा सोशल इंटरेक्शन दोगे, जैसा माहौल दोगे, वैसा बच्चे की पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। चौथा स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियोरिटी है ना, परिश्रम बनाम हीनता। द फोर्थ साइको सोशल स्टेज टेक प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर ऑफ फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 5 to 11 ईयर के बच्चे की ये अवस्था है। चिल्ड्रन हु आर इनकरेज एंड कमेंडेड बाय पेरेंट्स एंड टीचर डेवलप ए फील्ड ऑफ कंपटीशन एंड बिलीव इन देयर स्किल, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बच्चे क्या करेंगे, दोज हु रिसीव लिटिल और नो इनकरेजमेंट फ्रॉम पेरेंट, टीचर और पीयर विल डाउट देयर एबिलिटी टू बी सक्सेस। अब जो पेरेंट अपने बच्चों में विश्वास दिखाते हैं ना, है ना, कि नहीं आप कर सकते हो, हमेशा उसको इनकरेज करते रहते हैं, है ना, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनमें क्या होती है, कंपटीशन की भावना आती है, वो अपने स्किल के तरफ फोकस करते हैं, है ना। और जिन बच्चों को क्या होता है, इनकरेजमेंट नहीं होता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, अरे तुमसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखिए बच्चे कोई भी काम करे ना तो उनको करने दे, हो सकता है वो गलत करे, लेकिन अगर आप पहली बार में दूसरी बार में उसको डांट दोगे कि तुमसे तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए क्लास में हम क्यों बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, एवरी चाइल्ड इज इक्वल इन क्लास। हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को आपको प्रोत्साहन देना है, इनकरेज करना है। इससे क्या होगा कि बच्चों में क्या आती है, परिश्रम की भावना आती है कि नहीं मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, इस तरह की भावना आती है। अब बच्चे या कभी कभी टीचर भी डांट देंगे, अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ पीछे पीछे दूसरे वाले को भेजो। तो इस तरह की भावना कभी भी बच्चों के साथ नहीं रखनी चाहिए, और ना ही बच्चों के साथ इस तरह का बिहेवियर शो करना चाहिए। बच्चों को हमेशा क्या बूस्ट अप करना चाहिए। अगर बच्चे से गलती हो गई तो उसको आपको मोटिवेट करना है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं, अगर हो गई तो हो गई, नेक्स्ट टाइम फिर से तुम इसमें करना, तुमसे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, परिश्रम की भावना यानी इंडस्ट्री की भावना जगती है, और नहीं तो वो बच्चे में इन्फेरिटी हीनता की भावना आती है, और ये आगे तक रहती है। बच्चे कोई भी इनिशिएटिव लेने में बहुत डरेंगे।
इस अवधि को उत्तर बाल अवस्था भी कहा जाता है, जब बच्चों को पहल से उत्पन्न नई अनुभूति मिलती है। देखिए कहीं कहीं 5 से 11 देगा, यहाँ कहीं 6 से 12 देगा, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह की बातें बताई हुई है, तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना। ये कौन सी है? उत्तर बाल अवस्था यानी लेटर चाइल्डहुड की अवस्था है। ठीक है, जब वो अपनी ऊर्जा को नए ज्ञान अर्जित करने में लगाता है, वो कोशिश करता है ना कि मैं यहाँ ये भी सीख लूँ, मैं ये करूँ, मैं वैसे करूँ। इसमें हो सकता है बच्चे फेल हो जाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कर नहीं सकते, है ना। इसे परिश्रम की संज्ञा दी गई है, लेकिन जब स्कूल में आने वाली चुनौतियों से असफलता मिलती है तब बालक में हीनता की भावना उत्पन्न होती है। दिस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ चाइल्ड एंड रोल ऑफ टीचर। अब यहाँ पर टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों होता है टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट? टीचर को क्या करना है? क्लासरूम में मोटिवेट करना है बच्चों को इक्वली चांस देना है कि सारे बच्चे क्या है, यूनिक है ना। तो अगर बच्चे को टीचर ने विश्वास दिखा दिया है ना, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा आगे चल के। इसीलिए यहाँ पे टीचर की जो इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दिस स्टेज सो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी, और ये स्टेज बहुत ज़्यादा दूर तक इम्पैक्ट डालता है किसी की चाइल्ड के पर्सनालिटी पे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी स्टेज है। आइडेंटिटी वर्सेस कंफ्यूजन या रोल कंफ्यूजन भी कहते हैं। देखो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी खोजते हैं। वो देखते हैं कि हम हैं कौन, है ना, हमारा क्या काम है यहाँ पे, है ना। यहाँ पर ही अपनी पहचान बनाना शुरू करते हैं, है ना, जिसको पहचान बनाम भूमिका भ्रांति भी कहते हैं। द फिफ्थ साइको सोशल स्टेज टेक प्लेस during the often turbulent teenage age. This stage play an essential role in developing a sense of personal identity which will continue to influence behavior and development for the rest of the personal life, है ना। यह किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में यानी 13 से 19 साल की अवस्था होती है। किशोर को यह जानने की प्राथमिकता होती है, वो जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन है, किस लिए हैं और अपने जीवन में कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे बच्चे अपने करियर से रिलेटेड यहाँ पे डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं कि हम हैं कौन, हमारी क्षमता क्या है, हम हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग अपने करियर को सेलेक्ट करते हैं बच्चे। इससे पहचान की संज्ञा दी है तथा जब बालक भविष्य का रास्ता सुनिश्चित नहीं कर पाता, यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है बच्चा कि मैं आईएएस बनूं, क्या मैं डॉक्टर बनूं, मैं ये आर्म फोर्स ज्वाइन करूं या मैं टीचर बनूं। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जिन बच्चों में ये आ गया भावना कि नहीं, उनकी एक आइडेंटिटी फिक्स हो गई कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, मुझे आईएएस करना है, मुझे 12th में बायो लेना है, बायो से पढ़ा हूँ तो मैं 12th में बायो लेकर पढ़ूंगा तो मैं एमबीबीएस की तैयारी करूंगा, इस तरह की भावना। और जिन बच्चों में यही नहीं पता है कि उसको करना क्या है, बस पढ़ रहे हैं, तो वो ये सब क्यों होता है कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन, क्योंकि पीछे से उसके साथ उस तरह की भावना, उस तरह का बिहेवियर शो किया गया जिसके कारण ये इम्पैक्ट डाल रहा है दूसरे स्टेज पे, है ना। तो वह भ्रांति और स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो समझ में आया ना कि आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिनकी बहुत अच्छी आइडेंटिटी है और बहुत सारे लोग रोल कंफ्यूजन में हैं। आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि वो बच्चे क्या है, जो आइडेंटिटी का मतलब है कि अपनी एक समाज में पहचान बनाना, कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपको डॉक्टर के नाम से ही लोग जानेंगे। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो कि अलग अलग फील्ड में अपने करियर को क्या करते हैं, चेक करते हैं। कभी कोई, आप किसी से सुनोगे कि कोई आपका पुराना फ्रेंड है और मिला, वो बोला कि वो उसको देखोगे कि एमबीए कर रहा है, ठीक है। तो आपने पूछा यार तुमने तो एमबीबीएस की तैयारी शुरू की थी, हमें तो अरे वहां कुछ नहीं हुआ ना, तो मैंने यहाँ, तो वो ट्रैक चेंज करते रहते हैं, कब वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं अपने करियर डिसीजन से, तो वहां पे वो रोल कंफ्यूजन में चले जाते हैं, वो भूमिका भ्रांति में चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की जो आइडेंटिटी फिक्स रहती है कि मुझे इसी फील्ड में काम करना है, मैं यही। कुछ लोग कभी डांस करना सीखना शुरू कर देते हैं, तो कभी वो स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए ये हो जाते हैं, मतलब वो ट्रैक चेंज करते रहते हैं। तो वो क्या होता है, रोल कंफ्यूजन की भावना वहां पे उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यानी घनिष्ठता बनाम अलगाव।
यंग एडल्ट नीड टू फॉर्म इंटीमेट लविंग रिलेशनशिप विद अदर। अब यहाँ पे क्या है ना कि जब करियर के बारे में सोच लिया, अपनी आइडेंटिटी डेवलप होगी, तो उसके बाद लोगों को क्या है, अपना रिलेशन डेवलप करना होता है, अपना लविंग नेचर शो करना होता है ना। सक्सेस लीड टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अगर जो बच्चे जिनमें घनिष्ठता है ना, जो इस बच्चे इसमें सक्सेसफुल हो गए रिलेशनशिप बनाने में, है ना, सक्सेस लीड टू, अगर इसमें सक्सेस हो गए तो उनको बहुत अच्छा रिलेशनशिप मिलेगा। बहुत लोगों को देखोगे कि उसकी फैमिली से, उसकी वाइफ है तो हस्बैंड से बहुत अच्छा रिलेशन है, और कुछ लोग देखोगे कि उनका किसी से नहीं बनता, है ना। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे वो कहाँ चले जाते हैं, आइसोलेशन में। फिर क्या होता है, जब आपका किसी से नहीं बनता है ना, भले ही आप सक्सेसफुल पर्सन हो तो, या आपने शादी नहीं करी, बहुत सक्सेसफुल पर्सन हो, APJ अब्दुल कलाम हो गए, है ना, उन्होंने सक्सेसफुल तो है लेकिन उन्होंने शादी नहीं की, तो वो कहाँ चले गए, आइसोलेशन में चले गए। सलमान खान हो गए। लेकिन बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल पर्सन हैं जिन्होंने क्या की, शादी तो करी और एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में वो लग रहे। जैसे हमारा सचिन तेंदुलकर है, उन्होंने बहुत अच्छी आइडेंटिटी डेवलप करी। वो क्रिकेट में, भले ही वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, लेकिन उनका पूरा फोकस किस में था, उनका पूरा फोकस था अपने आइडेंटिटी को डेवलप करने में, और वो था उनका क्रिकेट का पैशन, जो उन्होंने बहुत अच्छे से डेवलप किया, और वो एक सक्सेसफुल फैमिली पर्सन भी है। This stage cover the period of early adulthood when people are exploring personal relationship। यहाँ पे people क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, अपने personal relationship को खोजते हैं। Erikson believe it was a vital that people develop close committed relationship with other। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे डेवलप करते हैं close relationship को। committed मतलब कि आपको विश्वास रहे उस रिलेशनशिप से, है ना। ये 20 से 35 साल की अवस्था इसको मानी जाती है, ठीक है। ये आरंभिक वयस्क अवस्था या युवा अवस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ धनात्मक संबंध, है ना, धनात्मक संबंध यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाता है। जब व्यक्ति वे दूसरे के साथ घनिष्ठता के भाव विकसित होता है तो वह दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित कर लेता है, और जब दूसरों के साथ घनिष्ठता विकसित नहीं कर पाता तो वे सामाजिक रूप से अलग यानी सोशली आइसोलेटेड हो जाता है। बहुत लोग क्या होते हैं ना कि उनका किसी के साथ रिलेशन नहीं अच्छे से बन पाया और सिर्फ ब्रेकअप हो रहा है, इस तरह की हो रही है, या आसपास के लोगों से नहीं बन रही है, तो वो उसको क्या करता है, अरे ये तो इसी तरह का है, इससे तो बात मत करो, इससे तो दूर ही रहो। उसी को बोलते हैं सोशली आइसोलेटेड हो जाता है। अर्थात इस अवस्था में घनिष्ठता बनाम अलगाव का संघर्ष होता है, ठीक है। 7th स्टेज है जनरेटिविटी स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन यानी जननात्मकता बनाम स्थिरता। ड्यूरिंग अडल्टहुड वी कंटिन्यू टू बिल्ड आवर लाइफ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 65 साल की उम्र में भी क्या करते हैं, कुछ करने की उनकी चाह होती है, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, है ना। फोकसिंग ऑन आवर कैरियर एंड फैमिली, अपने करियर पर भी फोकस करते हैं, चाहे वो 60 साल के क्यों ना हो गए, नहीं मुझे करना है। ऑफिस जाते हैं, अगर उन रिटायरमेंट भी हो गया तो वो उसी से रिलेटेड कुछ दूसरा जॉब खोज लेते हैं ना। अपने फैमिली के लिए करने की उनकी क्या होती है, भावना रहती है, वो एनर्जेटिक रहते हैं ना। दोज हु आर सक्सेसफुल ड्यूरिंग दिस फेज विल फील दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड बाई बीइंग एक्टिव इन देयर होम एंड कम्युनिटी। जो लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं वो खुश रहते हैं, वो फील क्या करते हैं कि चलो मैंने कुछ इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को कुछ दिया है, खुद को एक्टिव रह के इस दुनिया को, इस कम्युनिटी को, है ना, कुछ ना कुछ दिया है, अपने घर परिवार को कुछ ना कुछ दिया है, और हमें ये सब करते रहना है। Those who fail to attain the skill will feel unproductive and uninvolved in the world। जो लोग क्या करते हैं, जो लोग इसमें क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे छोड़ो, हो गया, 40 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, अब हमको क्या करना है, इतना कर लिया बहुत है, इस तरह की भावना जब उनमें आ जाती है। यानी यहाँ पर स्टैग्नेशन का मतलब क्या है, ठहराव। जिनमें ठहराव की भावना आ गई कि जितना कर लिया वो बहुत है, अब कितना करूंगा, बहुत कर लिया, तो वो लोग क्या होते हैं, लास्ट में वो अच्छा फील नहीं करते हैं ना, अनप्रोडक्टिव फील करते हैं ना, अनइन्वॉल्व फील करते हैं वर्ल्ड से। और कुछ लोग क्या होता है 60-65 साल की उम्र में बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, है ना। तो इस तरह की ये स्टेज मानी जाती है। 30 से 65 वर्ष किसी बुक में दिया है, किसी में 40 से 65, किसी में 40 से 60। तो आपको यह अवस्था मध्य वयस्क अवस्था यानी मिडिल एडल्टहुड भी कहलाती है। इस अवस्था में व्यक्ति अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज के लिए जनात्मक में उत्पादकता सम्मिलित करता है। लेकिन जब व्यक्ति को जनात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिरता उत्पन्न
हो जाती है। यानी कुछ लोग होता है कि नहीं मुझे तो कुछ करना है समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, है ना, और जो लोग नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, उनमें स्थिरता आ जाती है, स्टैग्नेशन आता है और वो बहुत खुश भी नहीं रहते, दुखी रहते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है जो कि लास्ट स्टेज है, 8वां स्टेज है, इंटीग्रेटेड वर्सेस डिसवेन, संपूर्णता बनाम नैराश्य, है ना, नैराश्य निराश रहते हैं ना। द फाइनल साइको सोशल स्टेज अकर ड्यूरिंग द ओल्ड एज एंड इट फोकस ऑन रिफ्लेक्टिंग बैक ऑन लाइफ। ये वो ऐसा स्टेज है जहाँ पे आप मुड़ के पीछे देखते हो कि मेरी आज 65-70 साल की उम्र हो गई, मैंने अपने लाइफ में क्या क्या अच्छा किया, क्या क्या किया, इस तरह का अपने पूरी लाइफ की तरफ आप एक नजर घुमाते हो। एट दिस पॉइंट इन डेवलपमेंट पीपल लुक बैक ऑन इवेंट्स ऑफ देयर लाइफ, जो भी इनके साथ घटनाएं इवेंट्स हुए रहते हैं उसको वो देखते हैं, है ना, एंड डिटरमाइन इफ दे आर हैप्पी, और उसके बाद देखने के बाद कहते हैं अरे मैंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, है ना। तो वो इस तरह का देखते हैं, तो डिटरमाइन इफ दे आर हैप्पी with the life that they lived on if they, ठीक है ना। तो वो बहुत हैप्पी रहते हैं, जो ये फील करते हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया, वो क्या रहते हैं, वो खुश रहते हैं, और हैप्पी विथ लाइफ दैट दे लीव, और इफ दे रिग्रेट द थिंग्स दे डिड और डिड नॉट डू, तो वो दुखी रहते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो भी रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं अरे मैंने तो ये नहीं किया, अरे मैंने तो वो नहीं किया, मेरा मतलब, तो इस तरह के लोग क्या कहते हैं, रिग्रेट रहता है उनका, उनके अपने लाइफ से वो दुखी रहते हैं ना। Those who are unsuccessful during this stage will feel that their life has been wasted and may experience many regret. उनको लगता है कि अरे मेरी लाइफ तो बेकार थी, मेरे पूरे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, वो रिग्रेट करता है, वो कोसता है ना। रिग्रेट का मतलब यहाँ पे कोसना होता है, अपने आप को, अपने लाइफ को कोसता है। द पर्सन विल बी लेफ्ट विथ फीलिंग ऑफ बिटरनेस एंड डिस्पेयर। वहां पे पर्सन अपने जो फीलिंग है उसको किसके साथ छोड़ता है, किसके साथ ये करता है, रिलेट करता है, बिटरनेस के, कड़वाहट रहता है, डिस्पेयर होता है, वो निराश हो जाता है ना। 65 वर्ष के बाद वाली अवस्था ये होती है। इस अवस्था में 65 वर्ष के बाद से प्रारंभ होकर मृत्यु तक की अवधि सम्मिलित होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अपने पहले के समय को याद करता है और उससे सभी अवस्थाओं की जिम्मेदारी धनात्मक रूप से पूर्ण की है या नहीं। अगर परिणाम धनात्मक होता है तो वो संपूर्णता की भावना विकसित होती है, वो खुश रहता है, वो इंटीग्रिटी फील करता है कि नहीं मैं संपूर्ण हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मैंने सब कुछ अच्छा किया है। और जिन लोगों को ये नहीं दिखता है ना, तो अगर परिणाम ऋणात्मक होता है तो वो निराशा की भावना, अगर उसको लगता है कि नहीं मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया, क्या मैंने किया अपनी लाइफ में, वो दुखी रहते हैं, वो क्या रहते हैं, डिस्पेयर यानी निराश्य फील करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना, उनको याद कैसे करना, उनके लिए ट्रिक है कि ये जो जितने भी स्टेज है उसका नाम कैसे याद करना है। पहला स्टेज क्या था, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी सारे स्टेज का पहला नाम दिया हुआ है ना। 2 नाम था, एक नेगेटिव साइड है और एक पॉजिटिव साइड है। तो आपको अगर पहला वर्ड यानी पॉजिटिव, यहां पर आप देखिए तो आपको पहला जैसे विश्वास बनाम अविश्वास, तो आपको पहला वाला अगर याद हो जाएगा ना, सारे स्टेज का विश्वास हो गया, ये स्वतंत्रता हो गया, ये पहली शक्ति हो गया, परिश्रम हो गया, पहचान हो गया, घनिष्ठता हो गया, है ना, जननात्मकता हो गया, संपूर्णता हो गया। तो आपको इस ट्रिक से आपको पूरी स्टेज याद हो जाएगी, है ना। तो एग्जामिनेशन में लिखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पहला स्टेज था क्या, विश्वास बनाम अविश्वास। तो देखिए कैसे याद करना है, विश्वास और स्वतंत्रता के साथ पहल की, फिर परिश्रम करके पहचान बनाई, तब उसकी घनिष्ठता मिली और जनन संपूर्ण हुआ। ठीक है, तो ये आप याद कर लोगे ना, तो ये सभी स्टेज की, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है ना, ब्लू रिटन फॉर्म में है ना, ये आपको सारे स्टेज की पहली लाइन है, पहला फॉर्म दिया है, यानी पॉजिटिव साइड को लिखा हुआ है। तो आप इससे नेगेटिव साइड निकाल लोगे और एग्जामिनेशन में अगर एमसीक्यू आता है तो उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्रिटिसिज्म क्या था, वन मेजर वीकनेस ऑफ साइको सोशल थ्योरी इज दैट the exact mechanism for resolving conflict and moving from one stage to next are not well described and developed। यानी उन्होंने ये तो बताया है कि ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे ये उन्होंने नहीं बताया। जो कॉन्फ्लिक्ट आ रही थी, जो लोगों के बीच में क्या आ रही थी, परेशानी आ रही थी, उसको कैसे दूर करेंगे।
The theory failed to detail exactly what types of experience are necessary at each stage in order to successfully resolve the conflict and move to the next stage. यानी कैसे एक्सपीरियंस के साथ कैसे एक्सपीरियंस के साथ हम इंटरैक्ट करें जिससे हम क्या हो सके, सक्सेसफुल हो सके और अपने कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर सकते। एक्चुअली ये क्या थी, डेवलपमेंट थ्योरी थी। और हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है ना। लेकिन इन्होंने स्टेजेस में दे दिया, तो जो भी जितने भी साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने बताया है कि डेवलपमेंट स्टेजेस में होती है, यानी कि उनके कहने का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस हमने क्या पढ़ा है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेजेस एंड देयर वर्क, कॉन्फ्लिक्ट था सारे स्टेजेस एंड कभी कभी देखोगे कि बहुत लोगों की आइडेंटिटी पहले डेवलप हो जाती है, और जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, बहुत लोगों की आइडेंटिटी पहले डेवलप हो जाती है ना, और बाद में इंटीमेसी आती है। इस तरह की कभी 6 स्टेज पहले आ जाता है, 5 स्टेज बाद में आता है। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट थी कि कभी कोई स्टेज पहले आता है, कभी कोई स्टेज बाद आता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेजेस। ठीक है, अब हम इनकी थ्योरी को पढ़ते क्यों हैं, वाई एरिक्सन थ्योरी इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, वो हम देखेंगे। ठीक है, Why was Erikson theory important? This theory is significant because it address development throughout a person life. इन्होंने क्या बताया कि डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ होते रहती है, चाहे आप मरने जा रहे हो, लेकिन इन्होंने स्टेजेस में दे दिया था, इसीलिए तो ये डिसकंटिन्यूअस थ्योरी होने लगी थी। नॉट जस्ट ड्यूरिंग चाइल्डहुड में ही डेवलपमेंट नहीं होती, ये डेवलपमेंट पूरे कब से कब तक होती है, जन्म से लेके मृत्यु तक होती है, यानी वूम टू टूम तक हमारी डेवलपमेंट चलती रहती है ना। इट ऑल्सो stress the importance of social relationship in shaping personality and growth at each point in development. उन्होंने बताया था कि कैसे सोशल इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो रहा, लेकिन ये थ्योरी ही इतनी ज़्यादा लंबी थी कि इतना लंबा आपको मुझे पढ़ाना पड़ा, और आपके नोट्स बहुत अच्छे इससे बन सकते हैं। आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे से के थ्रू आप डिस्क्राइब कर सकते हो। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप वॉचिंग, बाय।